दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शनिवार 25 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 100 से अधिक मरीज मिले हैं। जहां नए संक्रमित 21 जिलों में मिले हैं। अरवल में 2, बांका में 3, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 3, भोजपुर में 1, दरभंगा में 1, कैमूर में 3, कटिहार में 4, खगड़िया में 1, किशनगंज में 2, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 3, पूर्णिया में 1, रोहतास में 7, सहरसा में 1, समस्तीपुर में 1, सारण में 1, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 2 और अन्य राज्य के 2 लोग संक्रमित मरीज मिले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से अग्निपथ योजना के विरोध में जम करके हंगामा देखने को मिला है। दरअसल कल से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र के पहले ही दिन बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना के विरोध में जम करके प्रदर्शन देखने को मिला। इसी कड़ी में अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी की विधायक और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचाया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके अग्निपथ योजना के खिलाफ केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। इस बात पर लेफ्ट के विधायकों ने भी आरजेडी का समर्थन किया है। इसको लेकर के लेफ्ट के विधायकों का प्रदर्शन विधानसभा परिसर में जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की हवा अन्य राज्यों की तुलना में कम खतरनाक है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के PM 2.5 में उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक तत्व बहुत कम मात्रा में पाया जाना है। इसे फेफड़ों तक पहुँचाने वाले ये कण कम विषायुक्त है। हालांकि रासायनिक तत्वों की मौजूदगी की जानकारी के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना, मुजफ्फरपुर और गया के PM 2.5 की जाँच का निर्णय लिया है। इन शहरों के PM 2.5 की रासायनिक जाँच करवाने के लिए परिषद ने इनका नमूना मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में भेजा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के फायरब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी मिली है। इसको लेकर के विधायक ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि मामले की तफ्तीश की जाए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि जब वे मधुबनी से पटना आ रहे थे उसी दरमियान बीते रात मुजफ्फरपुर के पास पहुंचे तो फिर उन्हें फोन आया। फोन करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि वे इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से भी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से भी मिलकर के इस बात को रखेंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि फोन पर तो कोई किसी को भी कुछ भी कह सकता है, सामने आए तब तो। हाल ही में जो जिहादियों ने देशधरियों ने किया है उसके खिलाफ हम बोले, हो सकता है कि इसीलिए धमकी मिली हो। जब वैसे भी मैं गजवाए हिंद और जिहादियों के खिलाफ बोलता रहता हूं, इसीलिए ये किया गया होगा। आपको बता दूं कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल अक्सर ही अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं और मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। हाल ही में अग्निपथ आंदोलन को लेकर के हुए बवाल के बीच कहा था कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं वे देशद्रोही और जिहादी है। उन्होंने तो एक बार कहा था कि देश से मुसलमानों की वोटिंग राइट ही खत्म कर देनी चाहिए, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं कि AIMIM के विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार में उर्दू भाषा को लेकर के चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है, लेकिन सरकार उर्दू भाषा का गला घोट रही है। विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि अभी तक 80,000 से भी ज़्यादा उर्दू शिक्षक पद खाली हैं। इसके बावजूद भी नीतीश सरकार उर्दू टीचर बहाल नहीं कर रही है। ये उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। जब पटना में पार्टी की ओर से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि साल 2013 में उर्दू TET की परीक्षा ली गई थी, जब उसमें 12,000 बच्चों को पास करने के बाद फेल कर दिया गया। जब कोर्ट ने हिदायत भी दी कि उर्दू के शिक्षकों की बहुत सारी जगह खाली है, जब उनको बहाल किया जाए, लेकिन आज तक उर्दू TET शिक्षक की बहाली नहीं की है। इसके अलावा उर्दू अनुवादक की भी बहाली नहीं की गई है। एक बार बहाली निकाली गई थी और अभी तक कई ऐसे उर्दू अनुवादक हैं जिन्हें बहाल नहीं किया गया है। जाहिर है ये सरकार उर्दू भाषा के साथ अन्याय कर रही है। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा है कि हिंदी और उर्दू में ज़्यादा अंतर नहीं है। जब बिहार में 2 करोड़ आबादी का ताल्लुक उर्दू से है, पिछले कुछ समय से उर्दू का गला दबाया जा रहा है। उर्दू की तालीम बर्बाद की जा रही है। बिहार में उर्दू के पढ़ने लिखने का मामला ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में उर्दू की शिक्षकों की बहाली ही नहीं हो रही है। इस मामले को सदन में उठाया जाएगा। साथ
साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर भी हम लोग सदन में आवाज उठाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसी भी शहर में अगर आप अपना घर बनवाने की सोच रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल शहरी क्षेत्र में घर बनवाने के लिए कुछ तयशुदा नियमों का पालन सभी को करना होता है, जहाँ इसके लिए मकान से नियमानुकूल नक्शा बनवाना और उसे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ही स्वीकृत कराना अनिवार्य है। यह बिहार सरकार का नगर एवं आवास विभाग मकानों का नक्शा पास करने के लिए नया पोर्टल तैयार कर रहा है। इसी पोर्टल से राज्य भर के नगर निकायों के मकान का नक्शा पास होगा, जहाँ पूरी व्यवस्था केंद्रीकृत हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब शादी के एक हफ्ते के बाद पति के साथ चूड़ी खरीदने के लिए बाजार गई दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई। नव विवाहिता अपने पति के सामने ही प्रेमी संग स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ करके फरार हो गई। हालांकि कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके विवाहिता को बरामद कर लिया है, जबकि प्रेमी दिव्यांशु को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बाजार में प्रेमी के साथ भागने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। इसी वीडियो जहां ये वीडियो सामने आया है। आपको बता दूं कि विवेक और मोनी कुमारी की शादी 14 जून को हुई थी। इसी 14 जून को जहां विवेक ने बताया है कि 18 जून को उसकी पत्नी मायके चली गई, जहां 21 जून को वापस आई और 22 जून की शाम उसके साथ चूड़ी खरीदने के लिए बाजार गई। दीनदयाल चौक के पास पत्नी ने उसका हाथ छुरा करके एक दूसरे युवक का हाथ पकड़ लिया और फिर स्कॉर्पियो गाड़ी पर बैठ करके चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को हुए 1.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अब चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई है। जब विधानसभा चुनाव में 243 में से 40 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का गलत हल्फनामा दायर किया था। बताया जा रहा है कि इनमें से 10 विधायक ऐसे हैं जिनकी संपत्ति की जांच में भारी गड़बड़ी मिली है। कुछ की संपत्ति हल्फनामे से 20 करोड़ अधिक और कुछ की 10 करोड़ अधिक पाई गई है। ये सारी सच्चाई आयकर विभाग की जाँच में सामने आई है, जहाँ अब विधायकों की संपत्ति की जाँच रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी गई है। जहां इनमें कुछ नाम तो बेहद हैरान करने वाले हैं, जिनमें कुछ बाहुबली भी शामिल है। रोचक तथ्य यह है कि इन 40 विधायकों में सत्ता पक्ष पर काबिज जदयू, भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हैं, जहाँ वहीं विपक्ष भी इनमें अलग नहीं है। जहाँ यहाँ भी आरजेडी, कांग्रेस सहित अन्य दलों के विधायकों ने चुनाव के दौरान संपत्ति के बारे में गलत जानकारी दी है। इसके अलावा चुनाव हारने वाले 2 कैंडिडेट ने भी सही जानकारी नहीं दी थी। आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिन 40 विधायकों के नाम सामने आए हैं उनमें सबसे बड़ा नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और मोकामा से विधायक अनंत सिंह का है। जहां अनंत सिंह संपत्ति की जांच के हल्फनामे से 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने की जानकारी मिली है, वहीं जीतन राम मांझी के हल्फनामे में भी गड़बड़ी पाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र की सियासत में मचे उथल पुथल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए शुक्रवार को कहा कि जहां भी गैर बीजेपी सरकार होती है वहां की सरकार को बीजेपी चैन से नहीं रहने देती है, या किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ करके उसे अस्थिर करने में जुटी रहती है। जब पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा है। जब उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि सरकार चलेगी तो उसी की ही चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये तो तानाशाही है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोगों ने बीजेपी को नकार दिया था, लेकिन नीतीश कुमार पर दबाव बना करके सरकार बना ली गई है। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग जायज है। उन्होंने कहा कि आखिर 4 साल बाद अग्निवीर कहां जाएंगे। उन्होंने सरकार द्वारा अग्निवीर के संबंध में की जा रही घोषणा को भी झूठा करार दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने देश और राज्य को बर्बाद कर दिया है। जो वादे किए गए थे वे पूरे हो गए हैं क्या? उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध होना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के जहां देश के कई हिस्से में प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं अब लोग इस योजना के बारे में मुहिम चला करके जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, इसी क्रम में सुन्नी उलेमा काउंसिल ने भी अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। जहां उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना के लिए मुस्लिम युवाओं को जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर के मस्जिदों से अग्निवीर बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सुन्नी उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी सलीम ने एक न्यूज़ चैनल से खास बातचीत में केंद्र सरकार की इस योजना को लाभकारी बताया है। साथ ही कहा है कि इससे देश की सुरक्षा सशक्त होगी। इसको लेकर के वे इमामों को खत लिखेंगे कि मस्जिदों से ऐलान के जरिए युवाओं को इस योजना के लाभों के बारे में बताया जाए। उन्होंने बताया है कि मुस्लिम नौजवानों में बेरोजगारी ज़्यादा है, जहाँ उनको रोजगार का मौका मिल रहा है। अगर ये देश की सुरक्षा में योगदान देंगे तो फिर युवाओं में अनुशासन आएगा, साथ ही
उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागेगी। इसको लेकर के सुन्नी उलमा काउंसिल मस्जिदों के इमामों को पत्र लिखेगा। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के युवाओं के लिए बेहतर योजना है। वहीं उन्होंने योजना का विरोध करने वालों से कहा है कि इसको लेकर के सियासत ज़्यादा हो रही है या इसको सकारात्मक तौर पर देखना चाहिए। इसके जरिए युवाओं को पैसा मिलता है तो फिर वे भविष्य में बेहतर से बेहतर काम भी कर सकता है। जब सरकार हर 4 साल बाद युवाओं को मौका देगी, आर्मी में जाकर के युवा प्रशिक्षण होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर के नवगछिया में गंगा और कोसी नदी तबाही मचाने लगी है। जहाँ नदी किनारे दर्जनों गांव में कटाव हो रहा है, इससे लोग सहमे हुए हैं। जहाँ तकरीबन 10,000 परिवारों के विस्थापन होने के बाद एक बार फिर से दर्जनों गांवों पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। रंगरा प्रखंड के मदरौनी, जहांगीरपुरी, बैसी, नवगछिया प्रखंड की कोरचक्का और सोकचा में कटाव हो रहा है। सबसे खराब स्थिति जहांगीरपुरी बैसी की है, जब वहाँ पर काफ़ी तेज कटाव हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी तरीके से कटाव होता है तो फिर हम लोगों को घर तोड़ करके यहां से भागना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि 2 साल पहले साल 2020 में चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। हालांकि अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। जब कोरोना फैला तो फिर माना जा रहा था कि ये चमगादड़ से फैला है। चमगादड़ को भी कोरोना के प्रसार के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। आपको बता दूं कि चमगादड़ को किसी भी तरीके से अशुभ माना जाता है, लेकिन आज हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग चमगादड़ की पूजा करते हैं। जहां चमगादड़ को लोग कहीं कहीं अशुभ मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसकी पूजा भी करते हैं। चमगादड़ का नाम सुनते ही सबके मन में एक अशुभ भय पैदा होने लगता है, लेकिन बिहार के वैशाली जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां चमगादड़ों को गांव का देवता माना जाता है, जहां और लोग चमगादड़ की पूजा करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि चमगादड़ समृद्धि का प्रतीक होते हैं। जहां इनकी हार होती है वहां कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। दरअसल बिहार के वैशाली जिले के सरसई गांव में हजारों की संख्या में चमगादड़ है। ये गांव अपने चमगादड़ों के लिए बहुत जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का मानना है कि चमगादड़ उसके पूरे गाँव की रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, इस गाँव में चमगादड़ों को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जहाँ सरसई गांव के लोगों का मानना है कि चमगादड़ों के आने के बाद से इस गांव में हमेशा खुशियां बनी रहती है। जहाँ गांव के लोग किसी भी शुभ कार्य करने के से पहले चमगादड़ की पूजा करते हैं, उसके बाद शुभ कार्य करते हैं। जहाँ सरसई गांव के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में मौजूद चमगादड़ों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन ये चमगादड़ किसी भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। वहीं अगर रात में गाँव के बाहर से कोई आता है तो फिर ये चमगादड़ शोर मचाने लगते हैं, जिसके बाद गाँव के लोग सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जब उसी गांव का कोई भी व्यक्ति रात को गांव में आता है तो फिर ये चमगादड़ कुछ भी नहीं कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सीवान के कथित बाहुबली और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के गुजरने का 1 साल से भी ज़्यादा समय का हो चुका है, लेकिन सीवान जिले में आज भी उनका दबदबा पहले की तरह कायम है। यह चर्चित बाहुबली और पूर्व सांसद के जीवन पर आधारित जल्द ही एक वेब सीरीज देखने को मिल सकती है। जानकारी के अनुसार ये वेब सीरीज रंगबाज के नाम से है। खबर है कि बीते गुरुवार को रंगबाज के 3रे सीजन का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है, लेकिन वेब सीरीज निर्माता सीरीज को शहाबुद्दीन की जिंदगी से जुड़े हुए होने से इनकार कर रहे हैं। वेब सीरीज की कहानी पर नजर डालें तो फिर ये सीजन विनीत के किरदार हारून शाह बेग के आसपास घूमता दिखता है, और बिहार के सबसे छोटे शहर से सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैन बनने के लिए उसके उत्थान को दर्शाता है। इस सीरीज में आकांक्षा सिंह फीमेल लीड के रोल में दिखेगी। जानकारी के अनुसार यह सीरीज पूरे 6 एपिसोड की होगी। दोस्तों बात करते हैं कि खेती किसानी के दौरान किसान की फसल कभी कभार बारिश, ओले या फिर आंधी तूफान की वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में कई किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाता है। जब किसानों का बीमा नहीं होने की वजह से वे बर्बाद फसल पर मुआवजा भी नहीं ले पाते हैं। इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसान को यदि व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इसका लाभ मिलेगा। जब पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर खराब फसल पर लाभ मिलता था। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के तहत मिल जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड या फिर सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के पात्र वे किसान भी होंगे जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है या फिर बनवाया गया है या फिर सहकारी बैंक का कर्जा नहीं है। इस योजना के अंतर्गत फसल ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान, बटाईदार किसानों को शामिल किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का बड़ा कारण राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू करना है। क्या अब इस योजना को बंद करने की तैयारी चल रही है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की एक दलील के बाद ऐसी चर्चा सामने आई है। व्यय विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि PMGKAY को सितंबर महीने के बाद जारी रखने और फिर टैक्स में किसी भी तरह की कटौती से केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। जब सरकार ने कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गरीब जनता को फ्री में राशन उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में ये योजना शुरू की थी। इसी साल मार्च महीने में 6 महीने का अवधि विस्तार भी कर दिया गया था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। खबर यह है कि अब गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाली राशन बंद करने जा रही है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पटना के बेली रोड में स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। जहां उनके पहुंचते ही वहां मौजूद युवकों और लोगों ने उन्हें घेर लिया। खासकर कि युवा वर्ग के लोग पूछने लगे कि मंत्री जी बिहार में उद्योग के विषय में जानकारी दीजिए। आपने लोगों से कई वादे किए हैं, उनमें कौन कौन से वादे पूरे हुए हैं ये बताइए। तो शाहनवाज हुसैन ने वहाँ मौजूद युवकों को एक एक करके जवाब भी दिया। उन्होंने बताया है कि कैसे बिहार में कई बड़े उद्योग हाल के दिनों में लगाए गए हैं, खास करके एथेनॉल के क्षेत्र में कैसे बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में लोगों को रोजगार मिले, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार के युवा अग्निवीर के साथ साथ उद्योगवीर भी बनेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। वहां शिवसेना में जिस प्रकार से विद्रोह है उससे सरकार पर खतरा बना हुआ है। जब पूरे देश की नज़र इन दिनों महाराष्ट्र पर लगी हुई है। वहीं बिहार में जदयू कार्यालय के जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विजेंद्र यादव से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया है कि यह महाराष्ट्र में शिवसेना का इंटरनल मामला है, यह कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है। जब उनसे पूछा गया है कि क्या बिहार में भी ऐसा कोई राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है तो विजेंद्र यादव ने कहा है कि मुंबई और फिर बिहार में जमीन आसमान का अंतर है, वहां की तुलना यहां से नहीं की जा सकती है। विपक्ष तो चाहेगा ही कि पार्टी को तोड़ दे और ये तो नेता की कमजोरी होगी कि पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जदयू में कहीं से भी कोई टूट होने वाली है? ऐसा कुछ नहीं है, जदयू एकदम एकजुट है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पहले एक्सप्रेसवे दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे को समस्तीपुर से जोड़ने की मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी खुद समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने दी है। खबर के अनुसार दरभंगा टू आमस एक्सप्रेसवे को समस्तीपुर मुख्यालय से सटे करपुरी ग्राम के निकट SH49 से जोड़ा जाएगा। इससे समस्तीपुर के लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और उनका आवागमन भी सुगम हो जाएगा। आपको बता दें कि दरभंगा टू आमस एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 चरणों में करने की केंद्र सरकार ने मंजूरी देकर के राशि स्वीकृत कर दी है। जल्द ही इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के कई जिलों में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे औरंगाबाद जिले के आमस से गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना के कच्ची दरगाह, हाजीपुर के कल्याणपुर, समस्तीपुर के ताजपुर से होते हुए दरभंगा के बेला से नवादा के पास NH27 में जाकर के मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने के बाद अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपनी सफाई पेश की है। जब विधानसभा पहुंचते ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और संजय जायसवाल के बयान पर सवाल दाग दिए। इस पर विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि हमारे विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सब लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग पूरी तरीके से सजग है। हमने हमेशा प्राथमिकता कक्षा और परीक्षा को ही दी है ताकि छात्रों को कोई भी दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने गुरुवार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के नीतीश सरकार पर जम करके हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अग्निपथ योजना पर पूर्ण विचार की सलाह देने से अच्छा होगा कि आप 3 साल में छात्रों का ग्रेजुएशन करा दें। हर बार उनका सेशन लेट कर दिया जाता है जिसके कारण उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप ट्रेन से कहीं जाने का मन बना रहे हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि रेलवे आज भी लगभग 224
ट्रेनों को कैंसिल किया है, जहाँ वहीं 24 ट्रेन को भी लगभग 130 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। जहाँ आपको बता दूं कि 23 ट्रेनों के सोर्स स्टेशन बदल दिए गए हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को रखरखाव और परिचालन कारणों से भी शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया है। अगर आप भी इन 2 दिनों में ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं तो फिर आपको अपने ट्रेन का स्टेटस चेक करके घर से निकलना चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में करीब 400 ट्रेनें अलग अलग जगहों के लिए कैंसिल हो सकती है। हालांकि ज़्यादातर ट्रेनें आज भी अग्निपथ योजना की वजह से रद्द कर दी गई है। कैंसिल होने वाली ट्रेनों में बिहार की ट्रेनें ज़्यादा है। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के रूप में भाजपा की ओर से खेले गए आदिवासी कार्ड का असर दिखना शुरू हो गया है। जहां द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारों की घोषणा के बाद विपक्ष में दरार पड़नी शुरू हो गई है। इस क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम और उदयस ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जगह मुर्मू को समर्थन देने का मन बना लिया है। जब दोनों दल जल्द ही इस आशय की आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के बाद कभी भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी में शामिल रहा शिरोमणि अकाली दल भी असमंजस की स्थिति में है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रही है। जहां अकाली दल के सूत्रों के मुताबिक पार्टी संभवतः अगले सप्ताह इस संदर्भ में निर्णय लेगी और पार्टी का निर्णय मुर्मू को समर्थन देने का होगा। दोस्तों बिहार पुलिस इन दिनों बदलाव की दौर से गुजर रही है। शायद यही वजह है कि एक के बाद एक पुराने फैसले बदले जा रहे हैं। जैसे सिपाही से इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के तबादले की नीति को रद्द करने के बाद पुलिस मुख्यालय ने एक और पुराना फैसला पलट दिया है। जहाँ बिहार पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों और अनुदेशकों की तैनाती के लिए बने नियम को निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटना में एक हिंदी दैनिक के पत्रकार अनुराग प्रधान को बदमाशों ने चाकू मार दी। यह घटना पाटलिपुत्र थाना के अंतर्गत मैनपुरी इलाके की है, जहां बुधवार की देर रात रोड रेज के बाद हुए झगड़ों में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जहां 3 बदमाशों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है और फिर वहां से भाग निकले हैं। जहां चाकू से हमला के बाद अनुराग घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें पाटलिपुत्र थाने के पास में स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। जहाँ वे अक्सर खुद को कृष्ण और अपने भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते हैं। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर तेज प्रताप यादव 7 दिनों तक भगवान की भक्ति में लीन नजर आएंगे। इस दौरान वे पटना छोड़कर के अपने पैतृक गांव फुलवरिया गोपालगंज चले जाएंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन करा रहे हैं। इसका आयोजन वे अपने पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया में कराएंगे। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भगवत कथा सुनने मात्र से कोई भी व्यक्ति भाव सागर को पार हो जाता है। साथ ही सोया हुआ ज्ञान और वैराग्य कथा के श्रवण करने से जागरूक हो जाता है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में अब बुलडोजर चलेगा, जिसमें से 70 मकानों को गिराया जाएगा। जी हां, पटना के आसेना दीघा रोड के पश्चिम 20 एकड़ जमीन पर बने 70 मकानों और बाउंड्री वॉल पर अब बुलडोजर चलने वाला है। जिला प्रशासन ने इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें जमीन खाली करने के लिए 1 सप्ताह का टाइम मिला है। अगर ये खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया तो फिर प्रशासन इस पर सख्त एक्शन लेगी, लेकिन ज़मीन को खाली कराएगी। अच्छा, भले ही ये लोग लंबे समय से मुफ्त में यहाँ रहते हो, लेकिन अब इसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। एक तरफ इन्हें ये ज़मीन खाली करके कहीं और अपना घर देखना होगा, तो वहीं दूसरी ओर इन मकानों और फिर बाउंड्री वॉल को खाली कराने में होने वाले खर्च की राशि का भुगतान भी इन्हें नहीं मिलेगी, यानी कि इन्हीं को करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 38 जिलों में से 23 जिले धूम्रपान मुक्त हो गए हैं। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग ने ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने इसके लिए खुशी भी जाहिर की है। आपको बता दें कि बिहार के अब तक कुल 23 जिले धूम्रपान मुक्त जिले घोषित कर दिए गए हैं।
राहत वाली बात यह भी है कि बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 53 से घट करके 25.9 यानी कि 26% हो गया है। तो धूम्रपान से मुक्त होने वाले जिलों में पटना, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, गया, जमुई, लखीसराय, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, खगड़िया, शेखपुरा जिला शामिल है। इन जिलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया है। जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग बिहार की महत्वपूर्ण उपलब्धि, बिहार के अब तक कुल 23 जिले धूम्रपान मुक्त जिले घोषित हो चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेतिया जिले में अग्निपथ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई भीषण हिंसा के बाद पुलिस जांच में सामने आया है कि बिहार की राजधानी पटना से शुरू हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जिले के छात्रों को उकसाया गया था। जब पश्चिम के एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि बेतिया में हिंसा सुनियोजित थी और छात्रों को कथित तौर पर पटना से उत्पन्न एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उकसाया गया था। जब कुछ भड़काऊ संदेश थे जो 17 जून को फ्यूचर फौजी नामक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड किए गए थे। जब संदेशों की सामग्री के अनुसार समूह के सदस्यों ने पेट्रोल खरीदने और फिर सरकारी संपत्ति पर भाजपा नेताओं की संपत्ति को आग लगाने के लिए 108 रुपये खर्च किए। जब व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों ने कथित तौर पर भाजपा नेताओं के खिलाफ उकसाया जो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। बातचीत की सामग्री में कहा गया है कि आंदोलन तभी सफल होगा जब हम सरकार और भाजपा नेताओं की संपत्तियों को आग लगा देंगे। जब 17 जून को बेतिया सहित बिहार के कई जिलों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, आपको मालूम होगा, जहां प्रदर्शनकारियों ने बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और लोरिया भाजपा विधायक विनय बिहारी की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। जब बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा के साथ अग्निपथ विरोध 16 से 20 जून तक 5 दिनों तक चला। जब पटना, जहानाबाद, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, रोहतास, कैमूर, नवादा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सुपौल समेत अलग अलग जिलों में कई ट्रेनों में आग लगा दी गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पर्यटन उद्योग का सबसे बड़ा संकट एक जगह पर पर्यटकों को कम से कम एक दिन रोकने की है। एक दो जगह को छोड़ दे तो फिर राज्य के स्तर पर टूर ऑपरेटर भी गंभीरता से सक्रिय नहीं है। दिलचस्प यह है कि बिहार के बाहर के टूर ऑपरेटर बिहार के पर्यटन स्थलों के लिए नियमित रूप से पैकेज संचालित कर रहे हैं। जब वैसे हाल के दिनों में 2-3 जगहों पर सरकार के स्तर पर इस दिशा में काम जरूर हुआ है कि पर्यटकों की टोली को अधिक से अधिक समय तक रोका जा सके। जब बिहार में बुद्ध सर्किट के तहत पर्यटकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। यहाँ सोचने लायक बात यह है कि वाराणसी के टूर ऑपरेटर बिहार में बुद्ध सर्किट से जुड़े पर्यटक स्थलों को लेकर के कई किस्म के प्लान के साथ काम कर रहे हैं। जब बड़े बड़े वॉल्वो बसों में सवार होकर के पर्यटक बोध गया आते हैं। जब भगवान बुद्ध का दर्शन करने के बाद वे पर्यटक राजगीर और वैशाली होते हुए कुशीनगर के लिए निकल जाते हैं। टूर ऑपरेटर इस कोशिश में रहते हैं कि रात में रुकना नहीं पड़े। इसके लिए भोजन के पैकेट, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था भी बाहर के टूर ऑपरेटर अपने स्तर पर कर लेते हैं। यही हाल विदेश से चार्टर प्लेन से आने वाले विदेशी पर्यटकों का है। उनका संकट ये होता है कि बुद्ध सर्किट में उन्हें स्टार होटल उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि होटल नहीं है, लेकिन जिस सीजन में पर्यटकों का आना अधिक होता है उस महीने में स्तरीय होटलों में जगह नहीं रहती है। जब विदेश से आने वाले पर्यटक तो अपने देश द्वारा बनाए गए मंदिरों में ही रह लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आज के वर्तमान समय में जमीन के कागजातों की ज़रूरत कई सारी सरकारी योजनाओं में होती है, लेकिन पास में जमीन के कागजात नहीं होने से लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जमीन से संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है, जिस पोर्टल से जमीन के कागजात निकाल सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, बेगूसराय समेत किसी भी जिले में रहने वाले लोग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर बिहार भूमि पर जाकर के आप जमीन से खसरा, खतीनी, नकल, खतियान, रसीद आदि निकाल सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में ऑनलाइन के द्वारा अगर आप जमीन के खसरा, खतौनी निकालते हैं तो आपको किसी तरीके से शुल्क नहीं देने पड़ेंगे। हालांकि जमीन के नया रसीद निकालने के लिए आपको जमीन के लगान को ऑनलाइन के द्वारा जमा करना होगा। जमीन के कागजात निकालने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और ये वेबसाइट है biharbhumi.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप जमीन के कागजात निकाल सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर समेत 12 जिलों में मसालों की खेती की जाएगी। इसको लेकर के सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि बिहार के 12 जिले के बगीचों में मसालों की खेती की जाएगी। बगीचों में पेड़ लगाने के बाद खाली बची जमीन पर ओल, अदरक और हल्दी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि मसाला की खेती करने वाले किसानों को सरकार के द्वारा तकनीकी सहायता दिया जाएगा। साथ ही साथ बीज और खाद की कीमत आधा पैसा भी सरकार देगी। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। सरकार की इस नई व्यवस्था से 12 जिलों के किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी। कृषि विभाग ने यह फैसला किया है कि बिहार के बागीचों में मसालों की खेती के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। जिन 12 जिलों में मसाले की खेती की जाएगी वह है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, बेगूसराय, सहरसा और खगड़िया। इन जिलों के बागीचों में मसालों की खेती की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून के एक्टिव होने से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज उत्तर बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी किया गया है, जबकि पटना, बक्सर समेत 17 जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। खबर के अनुसार मौसम विभाग केंद्र ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विभाग ने राजधानी पटना, बक्सर, गया, भोजपुर, जहानाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल आदि जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। साथ ही लोगों से खराब मौसम के दौरान घर में रहने की भी अपील की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूर्व पश्चिम ट्रफ रेखा बिहार से होकर के गुजर रही है, जिसके कारण बिहार के कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में भी गिरावट आएगी और बिहार के लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नगर निकायों का चुनाव अब बरसात के बाद कराए जाएंगे। ज़्यादातर संभावना इस बात की है कि चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आयोग को चुनाव की तैयारी करने को हरी झंडी दे दी है। जब मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने भी इसकी पुष्टि की है। जब बिहार में सभी नगर निकायों का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो चुका है, इस लिहाज से जून माह में ही चुनाव कराना जाना चाहिए था, लेकिन अंतिम समय में नए नगर निकायों का गठन और मतदाता सूची और वार्डों के गठन में देरी होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। अब बरसात में चुनाव कराने से कई तरह की परेशानी होगी। ऐसे में सरकार अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराने का मन बना चुकी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।